हर से दूर एक शांत कस्बा था, आनंदपुर, जहां लोग एक दूसरे के दुख सुख में साझीदार बनते थे और रिश्ते अभी भी थोड़ी पुरानी मिट्टी में गूंथे हुए थे। इसी कस्बे की एक पुरानी लेकिन प्रतिष्ठित हवेली थी, सिन्हा हवेली, जहां परंपरा, अनुशासन और इज्जत को जीवन की अंतिम सीमा समझा जाता था। यही वह जगह थी जहां अवनी ने अपनी नई जिंदगी में कदम रखा, एक बहू बनकर। अवनी एक शिक्षित, सरल और भावनात्मक लड़की थी, पढ़ाई में तेज और स्वभाव से गंभीर। उसके माता पिता ने उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहा था, लेकिन साथ ही रिश्तों की अहमियत भी सिखाई थी। उसका सपना था कि उसका घर ऐसा हो जहां वह अपने ससुराल को भी अपने मायके जैसा महसूस करे। शादी से पहले अवनी को अपने होने वाले पति विवेक से कुछ मुलाकातें हुई थीं। विवेक पढ़ा लिखा और सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति था। शब्दों में विनम्रता थी और मुस्कुराहट में भरोसा। अवनी को लगा था, शायद यही वह साथी है जिसके साथ जिंदगी बिताई जा सकती है। अवनी की डोली जैसे ही हवेली के दरवाजे पर पहुंची, दरवाजे पर खड़ी सासू माँ, शोभा देवी, की आंखों में कोई विशेष भाव नहीं था। न तो अपनापन, न ही विरोध, बस एक ठंडी सी स्वीकृति। ससुर जी, धर्मपाल सिंह, गंभीर और रौबदार व्यक्ति थे। घर में उनका शब्द अंतिम होता। विवेक उसे कमरे तक ले गया। सब कुछ नया था, कमरा, दीवारें, पर्दे और जीवन। अवनी ने सोचा, हर बहू को समय लगता है नए माहौल में ढलने में। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शादी के कुछ ही दिनों बाद अवनी को यह एहसास होने लगा कि इस हवेली में कुछ अजीब नियम हैं। रात 8 बजे के बाद किसी औरत को घर की ऊपरी मंजिल पर जाने की अनुमति नहीं थी। हर कमरे के बाहर छोटे छोटे कैमरे लगे थे, पर इनका कोई जिक्र नहीं करता था। हवेली में काम करने वाले नौकर चाकर ज्यादा बात नहीं करते थे, जैसे डर के साए में रहते हों। विवेक हमेशा शांत रहता, पर जैसे ही अवनी कोई सवाल पूछती, वह टालने की कोशिश करता। एक दिन जब अवनी ने पूछा, ऊपरी मंजिल पर क्यों नहीं जाना चाहिए, तो सासू माँ ने बस एक ही जवाब दिया, बहुएं जितना जाने उतना ही अच्छा होता है, जिज्ञासा विनाश लाती है। एक रात जब सब सो चुके थे, अवनी को ऊपर से किसी के रोने की आवाज आई। आवाज धीमी थी, पर दर्द से भरी हुई। उसे लगा शायद कोई सपना होगा, लेकिन अगली 2 रातों में वही आवाज फिर सुनाई दी। अब उसकी जिज्ञासा ने डर को पीछे छोड़ दिया। एक रात वह चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची। दरवाजा बंद था, पर एक छोटी सी खिड़की से हल्का सा उजाला दिख रहा था। अवनी ने झांक कर देखा। जो उसने देखा, उसने उसकी रूह को हिला दिया। एक औरत जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 के बीच रही होगी, जंजीरों में बंधी हुई थी। वह चुपचाप रो रही थी और उसकी आंखें जैसे कुछ कह रही थीं, मुझे बचा लो। उसी समय किसी के कदमों की आहट आई और अवनी तेजी से नीचे उतर गई। उसका दिल धड़क रहा था। कौन थी वह औरत? क्यों उसे जंजीरों में रखा गया था? और हवेली के लोग इस बारे में चुप क्यों हैं? अवनी की आंखों से नींद छिन गई। उसका मन अब इस हवेली को एक घर नहीं, एक रहस्य समझने लगा था। विवेक का सच। अगले दिन अवनी ने विवेक से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ शब्दों में कहा, अवनी, ये सब बातें हमारे घर की पुरानी परंपराओं से जुड़ी हैं। तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं। कृपया इस विषय में दोबारा बात मत करना। अवनी को यह जवाब सुनकर और डर लगा। क्या विवेक को सब पता है? और अगर है, तो वह क्यों चुप है? अवनी अब 2 राहों पर खड़ी थी। एक, या तो वह सब कुछ नजरअंदाज कर दे, जैसा सासू माँ और विवेक चाहते हैं। दो, या फिर उस बंद दरवाजे के पीछे छुपे सच को उजागर करे, चाहे उसके लिए उसे अपने ही घर वालों से लड़ना पड़े। उसने तय कर लिया, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं जानूंगी कि वह औरत कौन है और क्यों उसकी आंखों में वो दर्द है जो किसी ने देखा ही नहीं। उस रात अवनी ने जरा भी नींद नहीं ली। कमरे की खिड़की के उस पार हवाएं सरसराती रहीं, पर उसके भीतर उठ रही उथल-पुथल किसी आंधी से कम नहीं थी। उसने अपने सवालों को भीतर दबाने की कोशिश की, लेकिन उस औरत की आंखें उसकी चेतना में अटक गई थीं। क्या ये सचमुच परंपरा है, या फिर कोई पाप जिसे परंपरा की चादर से ढंका गया है? अवनी जानती थी कि वह अकेले कुछ नहीं कर सकती। उसे किसी अपने की जरूरत थी जो उसकी बात सुने। शायद किसी और को भी शक हो। उसे याद आया, राधा, हवेली में सबसे पुरानी नौकरानी।
उम्र लगभग 50 के आसपास। वह काम करते करते अक्सर अवनी की ओर एक सहानुभूति भरी नजर डाल देती थी। एक सुबह जब हवेली के लोग नाश्ते में व्यस्त थे, अवनी चुपके से रसोई में राधा के पास गई। अवनी, राधा दीदी, आपसे एक बात पूछनी है, लेकिन प्लीज डरिएगा मत। राधा चौंकी। बर्तन धोते धोते उसके हाथ रुक गए। अवनी, ऊपर कोई औरत है, मैंने देखा है, वो जंजीरों में बंधी हुई है। आप जानती हैं ना वो कौन है? राधा ने पहले तो चुप्पी साध ली। उसकी आंखें नम हो गईं। फिर धीरे से कहा, बहू, कुछ सच ऐसे होते हैं जिनसे मुंह मोड़ना ही भला होता है। लेकिन तुम अगर जानने पर तुली हो तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। राधा ने जो बताया वह चौंकाने वाला था। वो औरत जिसकी तुमने झलक देखी, उसका नाम शिल्पा है। वो विवेक की बड़ी भाभी थी। अवनी सन्न रह गई। भाभी थी? तो अब? राधा ने कहा, 15 साल पहले जब शिल्पा बहू बनकर इस घर में आई थी, तब वो भी तुम्हारी तरह ही जिज्ञासु, शिक्षित और आत्मसम्मानी थी। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इस हवेली में सिर्फ इज्जत का दिखावा है। असल में ये हवेली एक जेल है और धर्मपाल सिंह उसका जेलर। शिल्पा ने हवेली के कुछ गहरे राज जान लिए थे। गैर कानूनी जमीन के सौदे, महिलाओं की संपत्ति हड़पना और विवेक व धर्मपाल द्वारा मिलकर मानसिक और शारीरिक हिंसा करना। जब शिल्पा ने विरोध किया तो उसे पागल घोषित कर दिया गया और हवेली की ऊपरी मंजिल में बंद कर दिया गया, जहां आज तक वह जिंदा है, लेकिन दुनिया से कटी हुई। अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। विवेक, जिसे उसने अपने जीवन का साथी माना, क्या वह सच में इतना निर्दयी हो सकता है? क्या यह वही व्यक्ति था जिसने शादी से पहले कहा था, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है? उसकी दुनिया अब सवालों के घेरे में थी। अवनी अब पूरे मन से सच को जानने के रास्ते पर थी। एक दिन जब धर्मपाल सिंह हवेली से बाहर गए हुए थे, अवनी ने उनके पुराने कमरे की अलमारी खंगालने की हिम्मत की। वहां उसे एक पुराना बक्सा मिला जिसमें कुछ फाइलें और मेडिकल रिपोर्ट्स थीं। शिल्पा की मानसिक स्थिति को अनस्टेबल बताने वाली एक झूठी रिपोर्ट, एक वकील का नोट जिसमें लिखा था, शिल्पा देवी की संपत्ति अब उनके पति के नाम ट्रांसफर की जाती है, और कुछ ऐसे फोटो जिन्हें देखकर स्पष्ट था कि शिल्पा को जबरन कैद में रखा गया। अब अवनी के पास सबूत थे। अवनी ने एक शाम विवेक को अपने कमरे में बुलाया और सभी फाइलें उसके सामने रख दीं। अवनी सख्त स्वर में, ये सब क्या है विवेक? ये कौन सी परंपरा है जो एक औरत को जिंदा लाश बना देती है? विवेक का चेहरा फीका पड़ गया। वह चुप रहा। शायद उसे अब तक यकीन नहीं था कि अवनी इतनी दूर तक जाएगी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम जानती नहीं अवनी, ये घर कैसे चलता है। पापा जो कहते हैं वही होता है। मैं कुछ नहीं कर सकता। और शिल्पा भाभी, वो बहुत जिद्दी थीं। उन्होंने ही हालात बनाए। अवनी, आंखों में आंसू लिए, लेकिन आवाज में आग। और तुम बस देखते रहे। क्या यही पति धर्म है? क्या यही इंसानियत है? अवनी अब जान चुकी थी कि उसे किसी का सहारा नहीं चाहिए। अगर कोई साथ न दे तो वह अकेले लड़ेगी। राधा उसकी मदद को तैयार थी। अब प्लान था शिल्पा को हवेली से निकालना। लेकिन कैसे? कैमरे, गार्ड्स और धर्मपाल सिंह की सख्त निगरानी। अवनी ने कहा, अब चुप्पी नहीं, अब जवाब चाहिए। और अगर कोई नहीं देगा तो मैं उसे मजबूर करूंगी बोलने को। अब हवेली के भीतर एक तूफान पल रहा था। अवनी, जो कभी नई नवेली बहू थी, अब एक सैनिक बन चुकी थी। उसका लक्ष्य था सच को उजागर करना, चाहे इसकी कीमत उसे अपनी शादी, इज्जत या जान से ही क्यों न चुकानी पड़े। अब अवनी के भीतर सिर्फ भावनाएं नहीं, एक उद्देश्य भी था, शिल्पा भाभी को आजाद कराना और हवेली की गंदी सच्चाई को दुनिया के सामने लाना। राधा अब उसका एकमात्र विश्वास पात्र चेहरा थी। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई, साधारण लेकिन साहसी। राधा रात को ऊपर खाना देने जाती थी। उसी समय शिल्पा के कमरे में कुछ देर तक ताला खोला जाता था। अवनी ने तय किया, रात के उसी पल में वह छिपकर शिल्पा से मिलकर बात करेगी। रात के करीब 10 बजे हवेली में सन्नाटा फैला हुआ था। राधा की आड़ में अवनी धीरे से ऊपर पहुंची और कमरे में दाखिल हुई। कमरे की हालत बेहद दर्दनाक थी। दीवारें फटी हुईं, एक कोना गीला और अंधेरा, बीच में एक पुराना पलंग और उस पर बैठी एक बेहद कमजोर, थकी लेकिन अब भी जीवित औरत, शिल्पा।
अवनी की आंखों में आंसू थे। भाभी, उसने धीरे से कहा। शिल्पा चौंक गई। कौन तुम? अवनी, मैं विवेक की पत्नी हूँ। अवनी, मैं सब जान चुकी हूँ, अब और नहीं। आप चुप मत रहिए भाभी, बोलिए। शिल्पा की आंखों से पहले आंसू निकले, फिर एक टूटी फूटी आवाज। कोई नहीं आता यहाँ। मैंने सोचा था मेरी कहानी इसी अंधेरे में खत्म हो जाएगी। अवनी ने उनका हाथ पकड़ा। नहीं भाभी, अब अंधेरा नहीं। मैं आपको यहाँ से निकालूंगी और दुनिया को बताऊंगी कि आपने क्या सहा है। पर हवा में खामोशी नहीं थी। हवेली के कुछ कोनों में कान भी थे। विवेक ने एक रात अवनी का पीछा किया और सारी योजना सुन ली। उसने अगले दिन अवनी को रोकने की कोशिश की। देखो अवनी, तुम जो कर रही हो उससे हमारे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पापा तुम्हें बख्शेंगे नहीं। अवनी, जिस घर की दीवारें ही जुल्म से खड़ी हों, उसकी इज्जत क्या होती है विवेक? विवेक ने पहली बार सच में डर दिखाया। उसने अपने पिता को सब बताया। अब अवनी के लिए हर पल खतरनाक था। धर्मपाल सिंह ने अवनी को सीधे कमरे में बुलवाया। बहू, ज्यादा उड़ान मत भरो। इस घर की बहुएं जितना जानती हैं उतना ही अच्छा होता है, वरना उनके पंख काट दिए जाते हैं। अवनी, अगर यही परंपरा है तो मैं उसे तोड़ूंगी, क्योंकि यह परंपरा नहीं, अपराध है। धर्मपाल सिंह ने उसे धमकी दी, फिर कमरे में बंद करवा दिया। फोन, बाहर की बातचीत, सब पर रोक लगा दी। उसी समय एक और किरदार सामने आया। अवनी की बचपन की दोस्त मीरा, जो अब एक पत्रकार थी। अवनी ने कुछ दिन पहले राधा की मदद से उसे मेल भेजा था, जिसमें सारे दस्तावेजों की कॉपी थी। मीरा ने यह सब देखते ही अपने चैनल को इत्तला दी और एक गोपनीय जांच टीम के साथ आनंदपुर पहुंची। रात के अंधेरे में जिस हवेली में चुप्पी राज करती थी, वहां एक सुबह पत्रकारों, पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। धर्मपाल सिंह का गुस्सा बेकाबू हो गया। ये सब कैसे हुआ? किसने बुलाया इन लोगों को? विवेक, डरते हुए। पता नहीं, शायद अवनी। अवनी शिल्पा को साथ लेकर बाहर आई। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आत्मा जागी हुई। ये है शिल्पा भाभी। 15 साल से इस हवेली में बंद थीं, बिना गुनाह के। ये है इस हवेली की असली सच्चाई, और ये है वो परंपरा जिसे आप सम्मान कहते हैं। कैमरों ने सब कुछ रिकॉर्ड किया। मीरा ने लाइव रिपोर्टिंग की। पुलिस ने तुरंत धर्मपाल सिंह और विवेक को हिरासत में लिया। वो हवेली, जो कभी चुप्पी और भय की गवाह थी, अब सच्चाई के उद्घोष से गूंज रही थी। अवनी के चेहरे पर पहली बार राहत थी। शिल्पा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तू मेरी नहीं, आज हर औरत की बहन बन गई है। शिल्पा भाभी को 15 वर्षों की कैद से बाहर निकाले हुए अब 2 दिन बीत चुके थे। वो अब एक महिला आश्रय गृह में थीं, जहां डॉक्टरों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम उनकी काउंसलिंग कर रही थी। धीरे धीरे उनका खोया आत्मविश्वास लौटने लगा। एक दिन उन्होंने अवनी से कहा, मैं फिर से जीना चाहती हूँ। किसी की परछाई नहीं बनना, बल्कि अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। अवनी ने उनका हाथ थामा और कहा, अब आप अपनी कहानी की लेखिका हैं, भाभी। नॉट अ विक्टिम, बट अ सर्वाइवर। मीडिया की कवरेज और शिल्पा की गवाही ने चमत्कार कर दिया। पुलिस ने हवेली के पुराने मामलों को फिर से खोला और धीरे धीरे कई गुप्त अपराध सामने आए। जमीन हड़पने के दस्तावेज, महिलाओं की संपत्ति में धोखाधड़ी, एक मानसिक अस्पताल से मिली नकली रिपोर्टें। धर्मपाल सिंह और विवेक को जेल भेज दिया गया। अदालत ने उन्हें गंभीर अपराधों का दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई। अवनी का फैसला अब जब सब कुछ सामने आ चुका था, तो कई लोगों ने अवनी से पूछा, अब तुम क्या करोगी? क्या विवेक को माफ करोगी? अवनी का जवाब स्पष्ट था, माफ करना मेरा अधिकार है, लेकिन भूल जाना मेरी मजबूरी नहीं। जो आदमी अन्याय में खड़ा रहा, वह मेरे साथ जीवन नहीं बिता सकता। मैं अब एक नई शुरुआत करूंगी, अपने आत्मसम्मान के साथ। उसने तलाक की अर्जी दे दी और खुद के लिए एक नई जिंदगी चुनी। नई राहें अवनी ने सामाजिक न्याय में काम करने का संकल्प लिया। वो अब महिलाओं के लिए एक एनजीओ चला रही थी, स्वयं, जहां उन स्त्रियों को सहायता मिलती थी जो घरेलू हिंसा, मानसिक शोषण और सामाजिक दबाव से जूझ रही थीं। शिल्पा अब उस एनजीओ की सलाहकार बन चुकी थीं। राधा वहां के किचन की हेड थीं, अब एक सेविका नहीं, एक सम्मानित महिला। अवनी की कहानी
अखबारों, टीवी और इंटरनेट पर छा गई। लोगों ने उसे बहादुर बहू कहा, पर एक इंटरव्यू में उसने सिर्फ एक ही बात कही, मैं कोई नायिका नहीं हूँ, मैं बस एक औरत हूँ जिसने चुप रहना बंद किया, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है जब आप सच को जानते हैं। मैं चाहती हूँ कि हर औरत अपने भीतर की आवाज सुने और अगर कुछ गलत हो रहा हो तो कहे, बस अब और नहीं। कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां अत्याचार खत्म होता है। कहानी तब खत्म होती है जब इंसान खुद को फिर से खड़ा करता है और किसी और के लिए उम्मीद की किरण बनता है। अवनी अब एक नाम नहीं, एक सोच बन चुकी थी। एक ऐसी सोच जो समाज को बदलने के लिए एक चिंगारी की तरह फैल रही थी। सच की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वो अकेली नहीं होती। अगर आप चलना शुरू करें, तो धीरे-धीरे पूरी दुनिया आपके साथ चलने लगती है।